गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक है, तो आप लोग डेमो के लिए आए हैं, पर ये डेमो क्लास तो नहीं है। ये डेमो क्लास नहीं है। हम तो आज से ही शुरू करेंगे पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा आप, अभी पहली क्लास है तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आप में से सब लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए इंश्योर हैं, मतलब तैयार कर चुके हैं अपने मन से। अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? सीजीएल की। आप भी? ठीक है, यूपीएससी क्यों नहीं? किसने कहा? टारगेट यही है, सीजीएल। ओके, आप में से कभी प्लान ही नहीं किया? किसी ने बताया नहीं? ओके देखो, कुछ चीज़ों को ध्यान से समझना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी टारगेट आसान है या टारगेट हमेशा एक ही हो। सर, हमने तो आज तक यही सुना था कि दो नावों में नहीं सवार होना चाहिए, है ना? बहुत बार हमने ये बातें सुनी है। देखो, जब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ के साथ तो हम सीखते हैं, और जब हम सीख लेते हैं तो फिर हम कैपेबल हो जाते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर किसी ने आपसे ये कहा है कि एसएससी सीजीएल इज कंपेरेटिवली आसान है यूपीएससी के, तो कहीं ना कहीं उसने आपको समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सीजीएल कंप्लीटली बेस्ड है आपके मैथमेटिक्स और इंग्लिश पर। सेकंड राउंड में, पहला राउंड हो सकता है आप, और उसमें भी बहुत मतलब कंपटीशन है, जहां पर जो फैसला है वो लगभग लगभग किस्मत के बेस पर है। सर क्यों? क्योंकि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, हो सकता है आप 0.5 1 2 नंबर से बाहर हो जाएं, क्योंकि आपका जो कंपटीशन उन बच्चों से जो 50 में से आउट ऑफ, मतलब 50 आउट ऑफ 50 करने वाले हैं, उनके साथ कंपटीशन। और मैथ को इंडिया में किस हद तक किया जा सकता है आप समझ सकते हैं। सबकी अलग अलग टेक्निक हो सकती है। यहां पर मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आप लोगों को सीजीएल से हटाकर यूपीएससी की तरफ ले आऊं। आई एम जस्ट, सिर्फ आपको ये बताना है कि जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअलिटी तैयार होती है। इंटेलेक्चुअलिटी जानते हैं? सोचने का तरीका, सोचना। वहां पर आपको टेक्निकली चीजों में साउंड होना जरूरी है, लेकिन एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है कि आपको मैथ में एक्सपर्ट ही बनना पड़ेगा, इंग्लिश में एक्सपर्ट ही बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी रिजोल्व द थिंग। आपको चीजें रिजोल्व करनी आनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों से कोई क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, पाकिस्तान लगातार हमारे ऊपर कई बार हमला कर चुका है, कभी भी कश्मीर में हमारे सैनिकों को मार देता है, क्या पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए? सीजीएल इसका आंसर देगा? नहीं। यूपीएससी कहता है कि बताइए, एनालाइज कीजिए कि क्या सही रहेगा। और यही वजह है कि आप लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी, यानी कि सोचने की क्षमता विकसित होती है, और यही सोचने की क्षमता आपका एग्जाम क्वालिफाई कराती है। सीजीएल में आप सीखते हैं, क्या सीखते हैं? आर या पार की लड़ाई। यूपीएससी में आप एनालाइज करना सीखते हैं, इस समाज को चलाना सीखते हैं, देश को चलाना सीखते हैं, प्रशासन को चलाना। और प्रशासन को चलाना आसान नहीं है, और सबसे बड़ी बात सोच के बेस पर होता है। वो सोच, अगर आपकी सोच समझ है कि आप चीजों को कर सकते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए वो चीजें आसान हो जाती है। ठीक है सर, मैं सीजीएल ही निकालना चाहता हूं, बड़ी अच्छी बात है सीजीएल। मैं ये नहीं कह रहा कि सीजीएल खराब है, बहुत बढ़िया। आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, मुझ जैसे को 50 को उठा के अंदर लेके चलेंगे, चलिए सर आपने टैक्स क्यों नहीं भरा पिछले कई सालों का। लेकिन जब आप यूपीएससी की बात करते हैं तो एक लेवल क्रिएट होता है, समाज में डिफरेंस क्रिएट होता है। और मैं इतना भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने अपने तरीके को बदला, पढ़ने के तरीके को बदला, जितना आप मैथ और इंग्लिश में मेहनत करते हैं, किस हद तक मेहनत करते हैं आप लोग जानते हैं, उतनी मेहनत आपने जीएस पे लगाई चीजों को समझने में, तो ये थोड़ा सा आसान लगेगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें एनालाइज करना है सब चीजों को। ठीक है, बदलना नहीं है, घर वालों से कहने का जी यूपीएससी में एडमिशन करवा दीजिए। सिर्फ पहली क्लास है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, है ना, तो जो आज की क्लास हम कंप्लीट रखेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि आप यूपीएससी पढ़ रहे हैं, शुरू करने वाले हैं या नहीं करने वाले, क्यों शुरू किया जाए वो हम समझेंगे। उससे पहले एक और चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपका टीचर कहां से आया है, कौन है, जो मैं आप लोगों को चीजें समझाने वाला हूं, अपने बारे में तो पता होना चाहिए। ठीक है, मेरा नाम शबलू,
पिछले 9 साल से मैं यूपीएससी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आपने जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म सुने हैं, स्टडी IQ सुना होगा, अड्डा, 247, अनअकैडमी, उन सब पर मैंने पढ़ाया है। इसके साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस में मेरी कश्मीर में, जम्मू में, अमृतसर में, वहां भी ऑफलाइन होती है। और पहली बार हमने ये इनिशिएटिव यहां पे शुरू किया है आप लोगों के लिए। आप लोगों की ऊपर मेरे से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि जो आप लोगों को यहां मिलेगा वो आपको बताना है उन बच्चों से जो ढूंढ रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चीजों को कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके पास मजबूरी है कि वो दिल्ली नहीं जा सकते, तो दिल्ली नहीं जा सकते तो उनके पास मौका है यहां पर रहकर पढ़ने का, और यही चीज हम यहां पर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। राह हमारे लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को इनिशियल लेवल पर जब शुरू किया जाता है तो डिफिकल्टी सबके साथ होती है। जब आप लोग पहली बार अपनी तैयारी को शुरू कर रहे थे तो आपके साथ भी बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, सिलेबस को कैसे समझा जाए, सिलेबस को अगर समझ लिया तो किस तरीके से उसे ब्रेकडाउन प्लान कैसे बनाए जाए, कौन से टीचर से पढ़ना है, किस तरीके से चीजों को समझना है, क्या वो हमें समझा सकेगा चीजों को, नहीं कोचिंग रिप्लेस करनी है, नहीं करनी तो कैसे अपना आप को मैनेज करना है। बहुत सारी चीजें उसके साथ कनेक्ट होती है। यही सारे चीज हम इस पूरे के पूरे आउटकम से बाहर आ जाते हैं, मतलब जितने भी डोलड्रम वाली सिचुएशंस होती हैं हम बाहर आ जाते हैं, मतलब हम उसे पूरी तरीके से रिजोल्व कर चुके, तब हम यहां पर हैं। और यही वजह है कि मैं आप लोगों के साथ 2 चीजों पे बात करूंगा। वैसे अगर मैं बात रखूं आप लोगों के सामने, तो हम आज की जो क्लास शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे पॉलिटी से। पॉलिटी SSC में भी है ना, तो शायद जो आपने आज तक पढ़ा है उसमें भी डिफरेंस महसूस होगा, लेकिन हमारा जो पैटर्न रहेगा वो यूपीएससी वाला रहेगा किसी हद तक। ये क्लास ऑनलाइन भी है, तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास, तो आप लोगों के पास भी मौका है कि आप लोग हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, अपने सेशन को शुरू कर सकते हैं, डेमो क्लास में आ सकते हैं। सबसे पहले यहीं पर समझ सकते हैं कि हम आपको बाकी के मुकाबले क्या अलग दे रहे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं कहानी, और सबसे पहले कहानी को समझने से पहले हमारे सामने सबसे बड़ा टास्क होता है कि सिलेबस को कैसे समझा जाए। बहुत सारे बच्चे केवल और केवल इसी पहलू में अटक जाते हैं। जब हम दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में हम पढ़ाते थे तो हजारों ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बहुत मेहनत की, 1 साल 2 साल, लेकिन 2 साल के बाद भी उन्हें आज तक यह नहीं पता लगा कि सिलेबस कहां से शुरू किया जाए। एग्जाम्पल, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एसएससी को पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं या 1 साल से पढ़ रहे हैं। क्या सिलेबस का कंप्लीट नॉलेज आपने इकट्ठा किया? अब बताइए कि आपको सिलेक्शन क्यों दिया जाए। जब तक आपको यही नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है, तो आप दूसरे के मुकाबले कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि सर हम पढ़ लेंगे चीजें हो जाएंगी। नहीं, पढ़ने से अगर हो जाया करता, ये जो 1 लाख 2 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल में ही सिलेक्ट हो जाया करते, 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत ना किया करते। क्या अलग है कि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, वही चीज हमें यहां पर सीखनी है। मैं ऐसे बच्चों से मिला हूं जिन्होंने 2 साल तैयारी कर ली, उन्हें यह नहीं पता कि पेपर 3 में क्या आता है, एथिक्स कौन से पेपर में है, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसा सब्जेक्ट्स भी आपके यूपीएससी में है या नहीं है, फर्स्ट पेपर में क्या पूछा जाता है। आप लोगों को लगता है कि राह इतनी आसान है, नहीं। मैं अपना स्टेटमेंट आप लोगों से रिपीट कर रहा हूं, यूपीएससी आसान है उन बच्चों के लिए जिन्होंने खुद को दूसरों से अलग कर लिया। यूपीएससी टफ है उन बच्चों के लिए जो जनरलाइज्ड हैं, एक तरीके से ही सीख रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ लिया, मोबाइल साथ में चल रहा। आपको यह समझना होगा कि आपका कंपटीशन किससे है। आपको यह समझना होगा कि वो पोस्ट की, जिस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, वो किस लेवल की पोस्ट है। और जब तक हम ये नहीं समझ सकते कि मेरा कंपटीशन किससे है, हम पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, बताइए आपका कंपटीशन किससे है पहले साल में। सर
ओके सर, और भी बच्चे हैं। मैम किससे कंपटीशन है आपका? नहीं पता। मैम आप बताइए। सब बच्चों से। आप बताइए मैम। एक और चीज, कल को आपको किसी डिस्ट्रिक्ट की कलेक्टर बना दिया जाए और वहां पर कोई प्रॉब्लम हो जाए, वहां कहेंगे सर हमें नहीं पता जी, हम साइड होके बैठ जाएंगे। यू हैव टू बी पार्टिसिपेट। यहां पर सही गलत का फैसला नहीं करना, यहां पर सबसे पहले जरूरी है एक्सप्रेशन। और जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो मैं कैसे समझूंगा आप क्या जानते हैं। आप पूरे अलवर में किसी भी बच्चे से जो यूपीएससी की 2 साल से तैयारी कर रहा है उससे पूछेगा किससे कंपटीशन है, उसे पता ही नहीं है कंपटीशन किससे है। सर आप सारी कोचिंग्स की बुराई कर रहे हैं, नहीं, पढ़ा सब कुछ, हर इंसान पढ़ाने की कोशिश में, हर कोचिंग अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा, लेकिन जो जरूरी है वही भूले पड़े हैं। कंपटीशन आप लोगों का खुद से नहीं है, क्योंकि खुद से कंपटीशन तो आप जीत चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, तब आप यहां पर बैठे हैं। अगर खुद से कंपटीशन होता तो घर में जद्दोजहद चल रही होती, परिवार से लड़ रहे होते कि हमें भेज दीजिए पढ़ने के लिए। खुद से कंपटीशन है नहीं, जीत चुके उस कंपटीशन को। सर मेरा कंपटीशन तो पड़ोसी दोस्त से है, इसके ज्यादा मार्क्स नहीं आ जाने चाहिए, नहीं, उनसे भी नहीं है। आपका कंपटीशन आपस में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप सबके सब सेम लेवल पर हैं, और सेम लेवल पर कंपटीशन नहीं होता। सेम लेवल पे कंपटीशन हो ही नहीं सकता। सेम लेवल पर सिर्फ हार और जीत होती है, तो ये जीतेगा या मैं जीतूंगा। कंपटीशन होता है उन बच्चों से यूपीएससी में जो 2 साल 3 साल की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे बच्चे जो मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं, ऐसे बच्चे जो आपसे कई गुना बेहतर जानते हैं या सेलेक्ट हो चुके हैं। जो पीसीएस, जो आईपीएस लिया है उसे आईएएस चाहिए, जिसे आईआरएस मिला है उसे आईएएस चाहिए, जिसकी रैंक 700 आई है उसे रैंक टॉप 10 में आना है। उनसे कंपटीशन है, उनसे ही है ना। अब पता लगा किससे कंपटीशन है, और अगर उनसे जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? उनके जैसी, उनसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि दे जो हर्डल थे वो पार कर चुके हैं, वो जानते हैं कैसे सोल्व करना है, और आप फ्रेशर हैं। और फ्रेशर को अगर उनका मुकाबला करना है तो अगर भारत को अमेरिका की सेना से फाइट करनी है, क्या हम अमेरिका की सेना के सामने लाई करते हैं कहीं? नहीं। तो अगर हमें उनसे लड़वा दिया जाए तो हमें क्या करना होगा? उस लेवल की मेहनत करनी होगी, और उस लेवल की मेहनत के लिए जरूरी है सिस्टमेटिकली चलना। सिस्टमेटिक मतलब हर तरीके से चीजों को समझना। अगर हमने पॉलिटी कवर किया है, शुरू किया है, तो पॉलिटी को उस तरीके से पढ़ा जाए, समझा जाए जिस तरीके से यूपीएससी समझना चाहता है। बच्चा भेड़ चाल में लगा हुआ है, सब कुछ पढ़ रहा है, सब कुछ। जो क्वेश्चंस पिछले 5 साल से नहीं पूछा गया उस पर भी लगा हुआ है। क्यों? किसी ने बताया ही नहीं है कि भैया ये इसका रिलेवेंस नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कल पार्लियामेंट में कुछ हुआ, आपका भी तो जनरल अवेयरनेस आता है ना, करंट अफेयर। क्या हुआ पार्लियामेंट में कल? क्या हुआ कल पार्लियामेंट में? बताओ क्यों सिलेक्शन दूं आपको मैं? एक वजह बताओ कि सर वो कमीशंस नो एवरीथिंग। वो जब आपको इंटरव्यू में बुलाएगा यूपीएससी में, या जब आपको देखेगा ना आपके चीजों को समझने के, वो पहचान लेगा कि आप पढ़कर आए हैं, रट कर आए हैं। जब तक नहीं समझोगे चीजों को, रिलेवेंस नहीं जानोगे। अब ये टीचर का काम है कि सर कल रिजर्वेशन बिल पर कुछ बहस हो रही थी, मोदी जी एक बिल लेकर आए थे डिलिमिटेशन का, जिसमें जो लोकसभा की सीट से उन्हें बढ़ाने की बात चल रही थी, अपोजिशंस ने वो बिल पास नहीं होने दिया। ये कब समझेंगे?
वो तब समझेंगे जब हमारा शौक उसमें जाएगा कि हां हमें ये सीखना है। अब रिलेवेंस यहां पर है कि वुमेन रिजर्वेशन से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, डिलिमिटेशन कमीशन से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, पार्लियामेंट में वर्किंग से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। 3 रिलेवेंस मिल गए हमें। पिछले साल मान लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, तो वाइस प्रेसिडेंट उस साल के लिए इंपॉर्टेंट था, इस साल वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन हमें यह फोकस करना होगा कि किन चीजों को ज्यादा पढ़ना है, किन चीजों को कम पढ़ना है। पॉइंट क्लियर है? तो आपको आज ही ये मन बनाना होगा कि अगर मैंने अपने सिलेबस पर नजर डाली तो मुझे आसपास सब चीज जो चल रही है, क्या पूछा जा रहा है, सबसे रिलेटेड अपने आप को इस दुनिया में घोलना है, लेकिन इतना कि एक बंद कमरे में रहकर आप पढ़ सकें, सब कुछ जान सकें। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ रहे हैं और बाहर जाकर, सर मैं गया था वहां दोस्त लोग चाय पानी पी रहे थे, मैंने सोचा वहां जाकर बैठ जाऊं तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। वहां चाय पानी ही मिलेगा, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। सीखने को तब मिलेगा जब आप अपने माइंड को पूरी तरीके से प्रिपेयर करेंगे पढ़ने के लिए। मुझे क्या जरूरी है समझना, सिलेक्शन आसान नहीं है, यह समझना होगा, चाहे आप टीचिंग का एग्जाम ही क्यों ना पढ़ रहे हो। एसएससी या आरएस या राजस्थान बोर्ड के कोई भी एग्जाम आसान नहीं है। तरीके सबके एक जैसे ही हैं कि आपको फोकस करना होगा। नहीं फोकस करोगे, नहीं समझोगे, कंपटीशन को नहीं फील करोगे, तो फिर चीजें आप लोगों के लिए 1 साल 2 साल में खराब होना शुरू हो जाएंगे। शुरुआत तो अच्छी लगती है सबको, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला काम है हमारा सिलेबस को समझना। और सिलेबस को भी समझने से पहले यह पता होना चाहिए कि हमारे पिछले सालों में पॉलिटी से यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं, मान लो यूपीएससी की तरफ जाते हैं, तो आप लोगों को जो भी टीचर वो आएगा वो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में सब कुछ बताएगा। उसका सिलेबस, उसके पढ़ने का तरीका, क्या पढ़ना है, कैसे कवर करना है, कैसे नोट्स बनाने, सब कुछ। हमारे पास बहुत समय कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा यूपीएससी का सिलेबस समझाना शुरू करूं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी इस डेमो सेशन को, डेमो सेशन मैंने पहले कहा डेमो सेशन नहीं है, हमें ये इनिशिएटिव शुरू करना है, चाहे 10 बच्चे हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो। हम शुरुआत में लेजिटिमाइज हो सकते हैं कि कुछ दिन के लिए रुकें, लेकिन क्लास हमारी शुरू हो जाएंगी आज से ही, और इसी तरीके से हम चीजों को लेकर चलेंगे। तो आप लोगों को तय करना है कि एसएससी या अब मौका है अपने आप को मूव आउट, थोड़ा सा मूव ऑन करने का, कि कुछ बदला जाए। कुछ भी नहीं, कुछ तो बेहतर सीख ही लेंगे। डन। सिलेबस की बात अगर हम करें तो यूपीएससी का जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 सेगमेंट। वैसे तो हर टीचर अपने सेगमेंट की बड़ी तारीफ करता है, पॉलिटी वाला पॉलिटी की करेगा, साइंस एंड टेक वाला साइंस एंड टेक की करेगा, इकोनॉमी वाला इकोनॉमी की करेगा, ये ट्रेंड है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखने की कोशिश करें तो पूरे यूपीएससी को समझने के लिए पॉलिटी सबसे जरूरी है। क्यों? इसी में गवर्नेंस आता है, इसी में एक सिविल सर्वेंट के रोल आते हैं, इसी में पॉलिटी आती है। और पॉलिटी, शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिसे पॉलिटी, राजनीति करने का मन ना करता हो। हर इंसान समझना चाहता है कि पॉलिटी क्या है। और सबसे बड़ी बात, ये यूपीएससी का भी फेवरेट ही टॉपिक है, इसलिए हर साल 15 से 22 क्वेश्चंस का वेटेज आपको यहां पर दिखाई पड़ता है। 15 से 22 क्वेश्चंस। अब अगर आप इस पूरे के पूरे सेगमेंट को ढूंढेंगे तो मान लो 100 क्वेश्चंस हैं 200 मार्क्स के, तो जिसमें से आपके अगर 20 एवरेज लेकर चले तो 40 मार्क्स अकेले पॉलिटी से आपको दिखाई पड़े। मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बहुत पढ़ लो। ज्योग्राफी अच्छा नहीं लगता, पढ़ लो। अच्छा लगता है, पढ़ लो। इसी के हिसाब से देखें तो आप लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि यहां पर समझ का ही खेल है पूरा का पूरा। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे और जितना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, आपके मार्क्स उतने बेहतर आने की उम्मीद है। और प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ
तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद, वो जीना सिखाता है। आप लोगों ने अपनी जिंदगी को काटा है, काटना जानते हैं ना क्या? बस जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। टाइम पास कहना गलत है, टाइम पास वो करते जो घूम रहे हैं, आप आ रहे हैं लेकिन बस जी रहे हैं। जिंदगी जी जाती है जब आप लोगों के सपने सक्सेस होने की कगार पर हो। कभी उस बच्चे से या उस बच्ची से मिलिएगा जिसका प्रीलिम्स निकल गया, मेंस वो लिखने वाली है या लिख कर आई है, उससे पूछना कि कैसा फील होता है पास होने में। और पास होने से जस्ट पहले का जो लम्हा होता है ना, बहुत मोटिवेट करता है। हमारा इनिशिएटिव आप लोगों के लिए 2 महीने पहले शुरू हो गया। आमतौर पर ये जो कोचिंग शुरू होती है, ये होती है प्रीलिम्स के बाद। हम वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट को अलवर के एवरी, जहां भी जो भी विलेज हैं या जो भी है, उन सब तक पहुंचाने कि हम क्या करने वाले हैं। तो एक बात तो हमें यह पता लग गई कि पॉलिटी के 15 से 20 क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ जीएस पेपर यानी कि मेंस में भी, मेंस में जीएस पेपर 2 में भी आप लोगों को दिखाई पड़ता है। मतलब अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, तो जीएस 1 जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा का पूरा आता है, और मेंस की बात करें तो जीएस 2 जनरल स्टडीज 2 जिसमें 250 मार्क्स के पॉलिटी और गवर्नेंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आईआर के साथ। सर क्या हम इसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ेंगे? नहीं, हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी पढ़ेंगे, मेंस ओरिएंटेड भी पढ़ेंगे, मेंस की राइटिंग पर भी फोकस करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी हम टारगेट करेंगे। आप लोगों को पता चलता रहेगा जो टॉपिक कवर करा रहा हूं कि इससे कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, और आप लोगों के रेगुलर बेसिस पर। देखो, चॉइस आपकी है कि आप लोगों को कहां बढ़ना है। इफ यू मूव टुवर्ड्स यूपीएससी तो आप लोगों की जिंदगी जीने का तरीका आज ही बदलने लगेगा। आप लोगों को फील होगा कि आप कुछ बेहतर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करूं, नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें लेकिन तरीका यही रखना होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। आमतौर पर जब इसके सिलेबस को समझते हैं तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना होगा। एक स्लाइड इंग्लिश में है, हाँ चल जाएगा ना इंग्लिश? थोड़ा सा मैं समझा दूंगा, आप लोगों को परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है केवल और केवल सिलेबस का डिस्कशन है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग फीचर्स, इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आज हम यहां से शुरू करेंगे। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी क्या होती है, दुनिया में कितने तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया में कितने तरीके की सरकारें हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राष्ट्रपति प्रणाली और पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली में क्या डिफरेंस है, हमने संसदीय प्रणाली ही क्यों अडॉप्ट किया, सबसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ब्रिटिशर्स के आने के बाद 1773 में ऑफिशियली तौर पर वो पहला रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए थे भारत को गवर्न करने के लिए। गवर्न मतलब भारत को शासित करने के लिए। और तब से लेकर 1947 तक जितने भी एक्ट आए वो हमारे पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे कुछ क्लोज हमने पॉलिटी में देखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935 का एक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है। इसके बाद मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फैक्ट पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में फैक्ट पूछा जाएगा। कमेटीज पूछी जाती हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी आप लोगों ने सुना होगा कई बार, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा, ये फैक्ट है तो आप लोगों को पता है, क्योंकि एसएससी में सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, प्रेजेंट में कितने हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन में क्या डिफरेंस है, क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर है, वो सब चीज आप लोगों को समझनी होगी। उसके बाद प्रियम्बल, प्रियम्बल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कौन से केस से, बेरूबरी में तो मना कर दिया था, केशवानंद भारती केस के बाद कहा गया कि पार्ट है। अब ये फैक्ट है कि पार्ट है या नहीं है,
लेकिन जब हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल, उसके फीचर्स, उसकी डिटेल, व्हाट इज द मीन ऑफ सोशलिस्ट, देयर इज अ टर्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सोशलिस्ट टर्म हमने ऐड की थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। उसका पर्पस क्या था ऐड करने का, वो तभी समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे। प्लस बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का मूल ढांचा क्या है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस, मेंस में भी पूछा गया है, प्रीलिम्स में भी पूछा गया, और बहुत लंबी लिस्ट है बेसिक स्ट्रक्चर की। प्लस फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, सिटीजनशिप। आप लोगों को अपनी लाइफ को समझने का मौका इस क्लास तक आने लगेगा। जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे ना, तो यू विल रियलाइज कि आपने जिंदगी में आज तक जितनी जिंदगी जी है वो कैसे जिए और आगे कैसे जिएंगे। आप लोग कैसे जीते रहे और अब कैसे जीना है, यहां से क्लास में पता चल जाएगा। यू विल फील। इसके साथ साथ डीपीएसपी जो स्टेट के कंटेक्स्ट में, यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, पूरा का पूरा कंटेक्स्ट यहां पर हमें समझना है अलग अलग। प्रेसिडेंट का रोल, प्रेसिडेंट की पावर पूछता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेसिडेंट इज लाइक अ रबड़ स्टैंप। वाई 2014 में पूछा गया था, प्रेसिडेंट को रबड़ स्टैंप क्यों कहा गया है इंडिया में। हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, वाई। किस सेंस में रियल पावर है। बिल तो नहीं पास कराया उन्होंने कल, वो तो बिल गिर गया उनका। सब कुछ करने की पावर उनके पास है। पावर है, ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिसी बनाने, सब कुछ करने। और जो मेरा सवाल था, आप कह सकते हैं सर वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर तभी होगा जब पार्लियामेंट में पास हो जाएगा बिल। 2/3 मेजोरिटी से वो बिल पास होना था। तो मेजोरिटी के टाइप कितने होते हैं, वो भी स्टेट और सेंटर विधायिका, संसद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सब कुछ हम यहीं पढ़ेंगे। और क्वेश्चंस पूछता है, कंपोजिशन से पूछ सकता है, पावर से पूछ सकता है। और ये जो डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग, ये भी हम पार्लियामेंट में ही पढ़ेंगे। ये पार्लियामेंट का ही पार्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, 1951, ये भी इसी में ही है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, आप लोगों ने सुना होगा, एंटी डिफेक्शन राजस्थान में भी हुआ था। सचिन पायलट जी पिछली बार कुछ मेंबर को लेकर गायब हो गए थे, फिर वो बाद में प्रेजेंट हो गए थे। रिलेवेंस ढूंढना होगा कि कहां क्या हो रहा है। जब ये पूरा समझ लोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि अच्छा ऐसे भी चलता है, हमें तो आज तक पता ही नहीं था। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके जुरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, सबसे पावरफुल टूल इंडियन जुडिशियल सिस्टम का, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया। इट इज ऑल्सो द बेस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसी के बेस पर बेसिक स्ट्रक्चर इंश्योर किया गया। ये सिलेबस नहीं है, ये वो हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारी क्लास शुरू होती है तो अगले 120 घंटे में आप लोगों को कंप्लीट पॉलिटी पढ़ना होगा विद मेंस ओरिएंटेड, मेंस आंसर राइटिंग। 120 घंटे तो समझ सकते हैं कि पॉलिटी कैसा पढ़ेंगे हम। यूपीएससी आसान है, अब अगर मेहनत की जाए तो आसान है। उन टीचर्स के पीछे मत जाओ। देखो, मैं यहां पर किसी टीचर्स की बुराई करने ही नहीं आया। आप अपनी क्लास को समझ के जाइएगा, यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा किसी की भी क्लास, आपको किसी की क्लास समझ नहीं आ सकती। पॉलिटी 30 घंटे में भी खत्म कर दी जाती है। ऑनलाइन वालों को फर्क क्या पड़ता है, 30 घंटे में खत्म कर दो, 40 घंटे में खत्म कर दो, खत्म। और हम यहां 120 घंटे कम से कम पढ़ेंगे पॉलिटी। आप समझ सकते हैं कि हम क्या लेवल रखने वाले। ये हमारी पहले ही शर्त थी कि हम लेवल के साथ, स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
जो अलवर में कहीं भी, जो जयपुर में भी नहीं है, वो हम यहां देंगे। आप जयपुर के किसी भी टीचर से जाके बुला के पूछ लीजिए, पढ़ाइए। ठीक है, उसके बाद